अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट में इख्तियारात की तवील जंग चली, जो फिलहाल इलेक्शन कमीशन जीतता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त को मंजूर करते हुए पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने मुतफ़िका फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात ना होने को मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात ना होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला ना किया जाता। अदालती फैसले में कहा गया कि तनाज़ा जब आईनी अदारे से मुताल्लिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। अब केस का पस मंज़र देखें तो इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। हाई कोर्ट ने 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स तश्कील देने का फैसला दिया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया था कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। लाहौर हाई कोर्ट का ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का फैसला कानून के खिलाफ है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने तो इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट को आपस में मशवरे के साथ इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स तश्कील देने का कहा था, लेकिन दोनों आईनी इदारों में इत्तफाक नहीं हो सका था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस बात पर इसरार करता रहा कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बनाना उसका आईनी और कानूनी हक है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि आइन ने जो इख्तियारात उन्हें दिए हैं वो वही इस्तेमाल करेगा, किसी और को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब अगर हम आइन को देखें तो आर्टिकल 219 में वाज़े लिखा हुआ है कि इंतखाबात के बाद इंतखाबी उज़रदारियों के लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बनाने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास होगा। आइन में दिए गए इख्तियारात को इस्तेमाल करने के लिए कवानीन बनाए जाते हैं, लेकिन ये भी एक अटल उसूल है कि कवानीन आइन से मुतसादिम नहीं बनाए जा सकते। अगर कोई इख्तियार आइन ने किसी को दिया है तो आइनी तरमीम के बगैर ये इख्तियार उससे वापस नहीं लिया जा सकता, यानी कवानीन को आइन के ताबे रखा गया है। अब इसके अलावा इलेक्शन एक्ट में इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाने के तरीक़ाकार की मज़ीद वजाहत भी की गई है। इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 140 में वाज़े किया गया है कि तमाम इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बनाने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के किसी सर्विंग जज को इलेक्शन ट्राइब्यूनल में तैनात करेगा और मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत करेगा, लेकिन तैनाती का हतमी इख्तियार इलेक्शन कमीशन को ही दिया गया है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ऐसा नहीं है कि अगर हाई कोर्ट का हाजिर सर्विस जज इलेक्शन ट्राइब्यूनल में तैनात किया जाएगा तो इसकी तैनाती का इख्तियार चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के पास होगा। आइन में मुशावरत का कहा गया है, लेकिन यह नहीं लिखा गया कि मुशावरत में इत्तफाक़ राय ज़रूरी है, क्योंकि आइन में आखिरी इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। इसीलिए इलेक्शन एक्ट भी आइन के मुताबिक ही बनाया गया है। यहाँ रिटायर्ड जजेस को भी लगाने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जाहिर है हुकूमत को फ़ायदा पहुंचा है, क्योंकि पीटीआई तो पहले ही ये इल्ज़ाम हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर लगा रही है कि वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बदनीयती दिखा रहे हैं ताकि हल्के ना खुल सके। शुएब शाहीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपने रद्दअमल में कहते हैं कि ट्राइब्यूनल्स और इलेक्शन कमीशन फ्रॉड और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस है। इलेक्शन कमीशन जो कि फ्रॉड में मुलव्वस है, करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस है, उनकी चॉइस के हैंड पिक्ड रिटायर्ड जजेस को लगाया जाएगा, वो कोई इंसाफ नहीं करेंगे। इस पे बड़ा अफसोस का इजहार किया है और इसके अलावा इनके खिलाफ हम इंशाअल्लाह ताला रिव्यू में जाएंगे और उसका फैसला बिल आखिर रिव्यू में होगा। ऐसी पोजीशन हो गई है जो कि ना कानून ना आइन में उसकी गुंजाइश नजर आती है, यानी कि एक 3 मेंबर बेंच ने कॉन्स्टिट्यूट करना है, एक जज साहब नहीं बैठ रहे तो क्या 2 मेंबर्स बैठ के फैसले कर सकते हैं या नहीं। ये एक बड़ा आइनी बुरहान है, आइनी सवाल है और उसके लिए पूरे सुप्रीम कोर्ट को बैठ के फैसला करना है कि क्या आगे रद्द-ए-अमल करना है या कोई नया ऑर्डिनेंस के आने की ज़रूरत है। अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुतालिक अहम फैसला दिया है, तो वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतालिक अहम केस की समाअत करनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बढ़ती हुई तकसीम की वजह से चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच भी इख्तलाफात का शिकार हो गया है। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दिया। कुछ यूँ पेश आया कि इस केस के बेंच में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल बेंच में शामिल थे, लेकिन 5 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल जस्टिस मुनीब अख्तर समाअत के लिए कमरा अदालत नहीं आए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने ना आने की वजह रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत तहरीर करके बताई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़कर सुना। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने खत में लिखा, मैं केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। एक बार बेंच बन चुका हो तो केस सुनने से माजरत सिर्फ अदालत में ही हो सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिया है, कमेटी की तश्कील करता बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। बेंच में बैठने से इनकार नहीं कर रहा, बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। मेरे खत को नजरसानी केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि बेंच कल दोबारा बैठे।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे खत को अदालती राय बनाने की हिदायत नहीं है। जस्टिस मुनीब का खत अदालती फाइल का हिस्सा नहीं बन सकता। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर अपनी राय देते। मैंने इख्तलाफी राय की हमेशा हौसला अफजाई की है। नजर सानी केस 2 साल से ज़ायद अरसे से ज़ेर इल्तवा है। जस्टिस काजी फायजीसा का कहना था कि तरह से ठी का मुकदमा बड़ा अहम है। जज का मुकदमा सुनने से इनकार अदालत में होता है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि कानून का तकाजा है कि नजर सानी अपील समात वही बेंच करे। साबिक चीफ जस्टिस की जगह मैंने पूरी कोशिश की। जस्टिस एजाजुल एहसन की जगह जस्टिस उमैदुद्दीन खान को शामिल किया गया। हम जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त करेंगे कि बेंच में बैठे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में वापस लाने की कोशिश करेंगे, वरना बेंच की असर नौ तश्कील होगी। जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि उम्मीद है कि जस्टिस मुनीब अख्तर दोबारा बेंच में शामिल हो जाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होते हैं या नहीं, दोनों सूरतों में कल केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि पार्लियामेंट के कानून की यह नीयत नहीं है कि आईनी हुकूक के फैसले ना हों और सुप्रीम कोर्ट साकित हो जाए। अगर कोई रुकन शरीक नहीं होना चाहता तो ये उनकी मर्जी है। सुप्रीम कोर्ट काम करना बंद नहीं कर सकती। हमें यहाँ सिर्फ मुकदमात के फैसले करने की तनख्वाह मिलती है। अब वाज़ेह नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इख्तलाफ की लकीर मजीद गहरी हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बसरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बसरा साहब, सबसे पहले तो ये फरमाएगा कि आर्टिकल 63A पर रिव्यू अरसा 2 साल से लगा हुआ है, फाइनली टेकअप हुआ, लेकिन जज साहब ने कमरा अदालत में आने की बजाय एक ख़त लिख के बता दिया कि वो इस बेंच का हिस्सा फ़िलहाल यानी वो नहीं आ रहे हैं। ये भी नहीं कहा कि वो इनकार कर रहे हैं और आए भी नहीं हैं। और उसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतराज़ उठा दिया। क्या ये महज हुस्न इत्तफाक है? जो फार्म 47 की हुकूमत है, जो फार्म 47 की हुकूमत में जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा हुआ है, हमारा तो पहले दिन से उन पे ही इतराज है कि काजी फायजीसा साहब तहरीक इंसाफ के केसेस मत सुने। काजी फायजीसा साहब उनमें वो मुतअस्सब हैं, वो तो नहीं, लेकिन बसरा साहब ये तहरीक इंसाफ का केस कैसे है? आर्टिकल 63A का मामला। नहीं, मैं बताता हूँ। इसकी सूरत ये है कि तमाम केसेस आप देख लीजिए, वो बल्ला छीनने वाला केस हो, वो आपका भी ट्राइब्यूनल का आज से 3 दिन पहले वाला केस हो, ये भी जो 63A वाला है, इसकी टाइमिंग जरा मुलाजा करें। इससे क्या चाहते हैं कि ताकि वो लोग जो हमारी पार्टी के हैं वो पार्टी की पाबंदी से आजाद हो जाए। नहीं तो बसरा साहब आप क्या कहते हैं कि 2 साल से अगर रिव्यू पेंडिंग है तो वो ना लगे, ना सुना जाए? मेरे भाई 2 साल से रिव्यू पेंडिंग था तो काजी फाइज से ज्यादा 15 दिन पहले रिटायरमेंट से ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं? सारे वो केसेस जिनमें हुकूमत जो फार्म 47 के उनको बेनिफिट मिलता है, तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ फैसले आते हैं। सर ये बेंच तश्कील देना जजेस कमेटी का इख्तियार है, जस्टिस काजी फायजीसा का इख्तियार नहीं। अच्छा वो भी सुन ले। ऑर्डिनेंस आ गया, ऑर्डिनेंस के जरिए जस्टिस मुनीब को निकाल दिया गया। जस्टिस काजी फायजीसा ने अगर जस्टिस मुनीब अख्तर को अलहदा किया तो वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के तहत किया ना सर। जाहिर है वो ऑर्डिनेंस आ गया, उसके बाद चीफ जस्टिस ने अमल दरामद किया है। रेहान भाई, इस वक्त ना कोई आइन है ना कानून है, बल्कि इस वक्त आइन पर खुद को शमला हो चुका, आजाद अदलिया पर खुद को शमला हो चुका। बहुत अच्छा होता सर कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब कमरा अदालत में आते और आके रिक्यूज कर देते। ये क्या है कि बाहर से खत लिख दिया, यानी मैंने रिक्यूज भी नहीं किया और मैंने कमरा अदालत में आना भी नहीं है। मैं इशू देखे, उसके लिए आप बेहतर था मुनीब अख्तर साहब को या उनके किसी तर्जमान को ले लेते। हम तो आपसे मैं बात इसलिए कर रहा हूं सर कि जो वर्जन मुनीब अख्तर साहब का है उनकी तरफ से ये खत आया और साथ ही आपने भी एतराज उठा दिया। हमारा वर्जन ये है तो जो हम लिख के दे चुके हैं, इमरान खान साहब लिख के दे चुके हैं, शौकत बसरा के सामने बैठा हुआ है, उनके सामने इजहार कर चुके हैं कि काजी फायजीसा साहब हमें आपके फैसलों पे इत्मीनान नहीं है, हमें आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, आप हमारे फैसले से अलग हो जाए। और यही बात आज से 3 दिन पहले हामिद खान साहब जो हमारे वकील थे, जो 150-200 लोग हम फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं, उन्होंने राइटिंग दी काजी फायजीसा साहब को। बसरा साहब यही बात तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपके दौर में करती थी कि जस्टिस उमर अता बंदियाल मर्जी के बेंचेस बना रहे हैं और एक 3 रुकनी बेंच है जो सारे फैसले करता है। मोर और लेस ऐसी ही बातें वो भी करते थे जो आप कर रहे हैं। अच्छा, जो मुस्लिम लीग नून तो हमेशा आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख में अगर सुप्रीम कोर्ट पर किसी ने हमला किया तो मुस्लिम लीग नून ने किया। हमलावर तो आप भी हो रहे हैं सर। अगर वो गलत था तो आपका रिजर्वेशन कैसे ठीक हो गए? सर मेरी गुजारिश, अभी आप कह रहे थे ना आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आपको मैं याद दिला दूं थोड़ा सा रेहान भाई, यही फुल कोर्ट का फैसला आया तो मरियम सफदर जो चीफ मिनिस्टर है, बेशक वो जाली है,
फॉर्म 47 की है, उसकी शाम उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा जजेस के ज़मीर सोए हुए हैं, ये जजेस के ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, बल्कि पार्लियामेंट में खड़े होकर तकारीर निकाल लें आप ख्वाजा आसिफ की, आप निकाल लें तलाल चौधरी चले सर, पार्लियामेंट में की हुई तकारीर को तो शायद इम्यूनिटी होगी। तलाल चौधरी या आप निहाल हाशमी की बात करें तो वो तो कंटेम्प्ट भुगत चुके हैं सर, कंटेम्प्ट में डिस्क्वालीफाई हुए हैं। मैंने आपने को जो बात कही, ये जो शरीफ माफिया है, ये पहले डराता है, धमकाता है, फिर एंड पे आके चले जाते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं। आपको याद है मतलब यूं वाली टेप आपको याद है जब मरहूम रफीक तारड़ साहब बसर साहब ऑडियो टेप्स तो फिर बहुत सारी हैं जो हमें याद हैं। मेरा ख्याल इस तरफ ना जाए, मैं तो सिर्फ इस पे एम्फोसिस कर रहा हूँ। मैं ऐसी ऑडियो टेप्स क्यों चलाऊं सर जो डेरोगेटरी हैं, अगेंस्ट जुडिशरी हैं? मेरा एजेंडा ये नहीं है सर शो का। मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारी जुडिशल पॉलिटिक्स के अंदर खुद मुलविस है। अभी आपने ये बात की कि आपके लोगों को उठाया जा रहा है, उनको करंट लगाया जा रहा है, मुझे जरा तफसील तो देना सर। मैं बताता हूं, अब मैं बताता हूं हमारी कौन कौन सी खवातीन मैं आपको बताऊं। सादुल्ला बलोच, उसकी मां को, बहन को, बेटी को अगवा कर लिया गया, हमारी मां बहनों बेटियों को अगवा किया गया। और नहीं सर, सादुल्ला बलोच इज स्टिल पार्ट ऑफ पीटीआई। सादुल्ला बलोच भी मंजर आम पे आए, पब्लिकली वो बात कर रहे हैं। नंबर 1 कोई दूसरा केस बताइए। और मेरे भाई मियां इम्तियाज एमएनए को आगे ले लें। सादुल्ला बलोच का आपने जिक्र कर लिया, सादुल्ला बलोच का बयान निकालें। उन्होंने क्या दिया कि जी मेरी मां बहन बेटी को ले गए, उन्होंने कहा इस शर्त पे आपको रिहा मेरी मां बहन बेटी को किया जाएगा, सादुल्ला बलोच अपने आप को सरेंडर करे। उसका बयान, उसका वीडियो बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है। कहां है सादुल्ला बलोच सर? यार आपको मैं उनका बयान की बात कर रहा हूं। Sir, part of PTI, he is out. Yes. Yes, he is part of PTI. Yes, he is out. आगे चले जी, आगे चले। इम्तियाज साहब है हमारे एमएनए मंडी बहाउद्दीन से जी, उनको अगवा किया गया, जो सिटिंग एमएनए है। कहां है इम्तियाज साहब? यार मेरे पास नहीं है, उनको अगवा कर लिया गया सर। ही इज आउट सर। आपके तो अपने कप्तान ने, आपके तो अपने, अब बसरा साहब सुन लेना, कप्तान ने तो आपको खुद कह दिया कि आपके लोग दुम दबा के भाग क्यों गए, बुरहान से वापस क्यों गए। और आपके अपने कप्तान ने अपने चेयरमैन पीटीआई के बारे में कह दिया कि बुज़दिल आदमी है। रेहान सुने, हमें आपसे हमदर्दी भी है, आपकी मजबूरी। और सर हमें आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है सर। अच्छा सुन तो ले बसर साहब, आप तो मुझे वो तफसील फराहम करें ना, आपसे हमदर्दी थोड़ी मांग रहे हैं, आप तो वो तफसील फराहम करेंगे जिन लोगों को उठाया हुआ है। अच्छा अगर तो रेहान आपने मुझे, मैं स्काइप पे हूं, आप मेरी बात को कट करते हैं, मेरी आवाज नहीं जाती, मुझे अब दोबारा बात करने दें। खान साहब ने, हमें यह कहा गया था कि हम देखते हैं कि पिंडी में कर्फ्यू कौन तोड़ता है। शौकत बसरा आपके सामने बैठा है। क्या इमरान खान साहब ने कहा है कि अगले हफ्ते डी चौक जाना है? हाँ, ये आपको मैं बताने लगा हूं। कल था ट्रेलर। अच्छा। अभी ट्रेलर चलेगा बहावलपुर, मियांवाली और फैसलाबाद में 2 तारीख को। फाइनल ट्रेलर कहां चल रहा है? डी चौक, इस्लामाबाद। अहम आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान का साथ हुकूमत के लिए नागुज़ीर है। मौलाना फजलुर रहमान अहम आईनी तरमीम पर कभी ऐसा बयान दे देते हैं जिससे तासुर जाता है कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का नहीं बल्कि ऑपोजिशन का साथ देंगे। इससे ही कुछ वक्त गुजरता है, मौलाना फजलुर रहमान फिर अपना बयान तब्दील कर देते हैं, जिससे महसूस होने लगता है कि अब उनका झुकाव हुकूमत की तरफ है। यानी मौलाना दानिशमंदी से सियासी चालें चल रहे हैं और अपने सियासी कार्ड्स को सीने से लगाए हुए हैं। उनकी अगली चाल क्या होगी ना हुकूमत समझ सकती है, ना दीगर ऑपोजिशन जमातें ये समझ पा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर हुकूमत को जाली करार देते हुए कहा है कि इस जाली किस्म की पार्लियामान से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना नाइंसाफ़ी है। हुक्मरान सियासी मकासद के लिए आईनी तरमीम की तरफ जा रहे हैं। मौलाना क्या कहते हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ। पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं है। इस पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। हम समझते हैं कि इलेक्शन हो, हकीकी मानों में आवाम के सही नुमाइंदे मैदान में आए। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बजात खुद एक नाइंसाफ़ी। अब एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत को ललकार रहे हैं तो वहीं वो पीटीआई के तर्ज सियासत पर भी सवालात उठा रहे हैं। खासतौर पर अली अमीन गंडापुर जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर मौलाना तनकीद कर रहे हैं, जिससे ये तासुर मिलता है कि मौलाना शायद मुस्तकबिल में पीटीआई की जारहाना तर्ज सियासत से पीछा छुड़ाने के लिए हुकूमत की सफ़ों में जा बैठे। लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान का सियासी ऊँट किस करवट बैठेगा ये किसी को भी समझ नहीं आ रही है। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहादियों का आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को लेकर अलग अलग
नुक्ता नज़र सामने आ रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं, जब चाहे तरमीम कर सकते हैं। शर्जील मेमन इस हवाले से क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। तरमीम तो इंशाल्लाह ताला जरूर होगी, मैं आपको बता दूं, और नंबर्स भी पूरे हैं, तरमीम भी होगी, नंबर्स भी पूरे हैं, लेकिन सिर्फ हम चाहते हैं सबको कंसेंसस के साथ लेकर चलें। लेकिन मौलाना साहब को ज़ाहिर है पीटीआई ने अप्रोच की है, ये वही पीटीआई है जिसका लीडर मौलाना साहब के लिए भी गलीज और गिरी हुई गुफ्तगू हर मर्तबा करता था। ये तो मौलाना साहब का बड़प्पन है कि फिर भी जो है वो पीटीआई को एंटरटेन कर रहे हैं। मौलाना साहब ने किसी दौर में कहा था कि इमरान खान इसराइल के एजेंडा पे चल रहा है। अब राना सनाउल्लाह तो और ही कहानी बता रहे हैं, अगर हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हुए तो फिर हुकूमत फौरी तौर पर आईनी तरमीम ले आती। अगर शर्जील मेमन की बात को दुरुस्त मान लिया जाए तो हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं, तो फिर तरमीम लाने में देर क्यों की जा रही है? अगर हुकूमत के पास नंबर्स पूरे होते तो फिर तारिक फजल चौधरी किसी प्लान बी की बात ना करते, वो ये ना कह रहे होते कि मौलाना के बगैर भी हमारे पास प्लान बी मौजूद है। अगर मौलाना फजलुर रहमान ने हमें इनकार किया तो प्लान बी पर अमल करेंगे और प्लान के वोटों का मोहताज नहीं। अब जहाँ तक आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए प्लान बी की बात है, तो मुमकिन तौर पर हुकूमत के पास प्लान बी ये हो सकता है कि अगर आर्टिकल 63A पर अदालत ये फैसला सुना दे कि फ्लोर क्रॉसिंग हो सकती है और किसी दूसरी जमात का रुकन अपने पार्लिमानी लीडर की हिदायत को बाला ताक रखते हुए पसे पुश डालते हुए वोट डाल सकता है, तो इस सूरत में हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। लेकिन ये नेशनल असम्बली की हद तक है और यूं दीगर जमातों के अरकान के जरिए हुकूमत मतलूबा नताइज हासिल करने में कामयाब होगी, लेकिन इसके लिए अभी दिल्ली दूर है। आर्टिकल 63A पर हुकूमत कब फैसला दे ये कहना मुश्किल हो, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आना है। हुकूमत को 10 अक्टूबर तक हर सूरत अहम आईनी तरमीम करानी है, क्योंकि 25 अक्टूबर को तो वैसे ही चीफ जस्टिस की मुद्दत खत्म हो जाएगी, यानी हुकूमत के लिए मुश्किलात कम हो जाएंगी। ऐसा फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है, बल्कि हुकूमत की मुश्किलात तो बढ़ती भी नजर आ रही है। इत्तहादी भी हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। हुकूमत की अहम इत्तहादी जमातों में से एक MQM पाकिस्तान है और MQM ने हुकूमत को फिर खबरदार किया है कि हुकूमत बल्दियाती इख्तियारात का मामला हल करे। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि रस्ती मजीद 20 साल के लिए कोटा सिस्टम नाफिज करने की कोशिश की तो फिर हम असम्बली रुकनी है तो हुकूमत छोड़ देंगे। जब 70 सालों में ये नहीं कर सके कि देहातों को शहर के बराबर कर सकें, तो आप आज 20 साल का कोटा और लगाकर क्या कर लेंगे? हम इसे रिजेक्ट करते हैं। आप अगर कहें कि हम 20 सालों के लिए और कोटा सिस्टम लगा रहे हैं, तो लानत भेजता हूं मैं ऐसी एमएनएशिप के ऊपर जो हमारे पास है, लानत भेजता हूं मैं ऐसी हुकूमत के ऊपर जो हम हुकूमत में है। डेफिनेटली रियासत की एक पॉलिसी है, हुकूमत की एक पॉलिसी, हम साथ दे रहे हैं और हम देंगे साथ में। आपने हमारे साथ वो बर्ताव नहीं किया जिसके हम हकदार थे, आपने हमें वो रिस्पेक्ट नहीं दी, हमारे थोड़े कहे को बहुत ज्यादा समझिए। ये ट्रीटमेंट हमारे साथ ठीक नहीं है, खुदा के वास्ते हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ना लीजिए। इस वक्त रहनुमा MQM पाकिस्तान साजिद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम साजिद अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत आईनी तरमीम लाना चाह रही है, पार्लियामान से मंजूर कराना चाहती है, MQM पाकिस्तान फिर हुकूमत को खबरदार कर रही है बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक, एम्पावरमेंट से मुताल्लिक, तो बताइएगा कि अब की बार जो हुकूमत खबरदार कर रही है, MQM पाकिस्तान कर रही है, क्या वाकई इसमें कोई हकीकत भी है या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के इस क्रूशल टाइम के ऊपर मुतालिबात पूरे कराना, मुतालिबात मंजूर कराना मकसूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, अभी बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान एक आइनी कॉन्स्टिट्यूशन करने जा रही है और इस हवाले से वो तमाम पार्टियों से राब्ते वगैरह भी कर रही है, ठीक है ना। अच्छा, MQM का एहतजाज और MQM की जो कंप्लेन वजह है, अभी गुज़श्ता कुछ दिन पहले डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने भी ऑन द फ्लोर ये बात कही थी कि हुकूमत MQM के मुतालबात को या MQM को किसी भी मामलात में एतमाद में नहीं ले रही, ठीक है ना। आपको याद होगा कि जब जनरल इलेक्शन अभी 8 फरवरी के हुए थे, उस वक्त MQM ने बल्दियाती लोकल गवर्नमेंट एक्ट हुकूमत पाकिस्तान को उस वक्त हुकूमत बनने से पहले पेश किया था और उनसे हमारी बहुत सारी इस हवाले से मीटिंग भी हुई थी। और हमें अच्छी तरह याद है कि उस वक्त इकबाल एहसन साहब बाकायदा मरकज़ भी आए थे MQM के हेड ऑफिस। उसके बाद उनका एक सेमिनार एक होटल में MQM पाकिस्तान ने अरेंज किया था। एहसन इकबाल साहब के बेटे उस सेमिनार में शिरकत की और उन्होंने कहा जो MQM लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के हवाले से जो बिल लाना चाह रही है और इस हवाले से जो कह रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है और ये होना चाहिए। अच्छा, एक तो ये कि आप अगर पाकिस्तान का आइन उठाएँ तो उसमें आइन के आर्टिकल 140A में जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के हवाले से बयान किया गया है कि जो इख्तियारात उनके पास होने चाहिए, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार होने चाहिए, या तो उस आर्टिकल को
उस शेख को बाहर कर दें आइन में से, ताकि बार बार मुतालबात ये हम ना करें, ठीक है ना। अच्छा, फिर दूसरा ये कि जब अच्छा, ये हुकूमत को बात अपनी साजिद अहमद ज़रूरत साहब, ये होती है बात किसी आपकी मामले के दुरुस्त ऊपर, है, ये बात आपकी दुरुस्त है, ये बड़ा मैंडेटरी है 148 को जो है अपनी लेटर एंड स्पिरिट के अंदर इम्पोज करना, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे इस डिसाइसिव मोमेंट पे ये चाहते हैं कि हुकूमत पहले ये काम करे जिसकी कमिटमेंट आपको दी थी, उसके बाद यानी आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में हुकूमत का साथ देना मशरूत करना चाहते हैं इससे? अच्छा देखिए, एमक्यूएम ने अब तक गुज़श्ता 8-9 महीने हो चुके हैं और मौजूदा हुकूमत की गैर मशरूत सपोर्ट की है, और सपोर्ट का बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। इस वक्त नून लीग की पंजाब में पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, जो सूरत हाल इस वक्त इकॉनमी की है वो भी सबको पता है, सबके सामने सब चीज़ें वाज़ेह है। IMF का कर्ज़ा जिस तरह से हम लिए जा रहे हैं, उसको बार बार जिस तरह से मनाया जाता है, और फिर उसके अगेंस्ट में जिस तरह से इन्फ्लेशन, इस कदर इन्फ्लेशन पाकिस्तान के अंदर हो जाना, बिजली का क्राइसिस, फिर बिजली के बिल, फिर लोड शेडिंग, ठीक है ना, फिर महंगाई और दीगर चीज़ें, इन सब चीज़ों को देखते हुए एमक्यूएम ने हमेशा बहुत हम्बल सॉफ्ट होकर मौजूदा गवर्नमेंट से बार बार बातचीत की और अपने मुतालबात उनके आगे रखे, उनको समझाने की कोशिश की। लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि वो समझे। अभी गुज़श्ता कुछ दिन पहले स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के अंदर बाकायदा तौर पर एक बिल पेश किया गया जिसमें कोटा सिस्टम मजीद 20 साल के लिए एक्सटेंड करने की बात की गई। एक्सटेंड उस सूरत में इस कोटा सिस्टम को किया जाए कि अगर जो आज 74 साल पाकिस्तान को बने हुए हो चुके हैं, भुट्टो साहब अपने ज़माने में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस ज़माने में कोटा सिस्टम को उन्होंने मुतारिफ करवाया सिंध के अंदर सिर्फ, ठीक है ना, उसके फ़ायदे भी कुछ हुए। 40-60 का निज़ाम एक राइज था कि 40%, लेकिन साजिद अहमद साहब अगर मिसमैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है या पुअर परफॉर्मेंस है हुकूमत के पार्ट पे, तो एमक्यूएम भी बराबर की जिम्मेदार है, क्योंकि आप इत्तेहादी हैं इस हुकूमत के, मरकज में बैठे हुए हैं। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप अपने आप को डिस्टेंस करें हुकूमत के किसी फैसले के साथ। मुझे बताइएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के मामले पर क्या आपके साथ कोई ड्राफ्ट शेयर हुआ, और क्या एज ऑफ नाउ हुकूमत ने अपना को माइंड बनाया है कि क्या करना है? हुकूमत को सपोर्ट, अनकंडीशनल सपोर्ट करना है या आसानी से सपोर्ट नहीं करेगी एमक्यूएम? इस हवाले से क्या आपकी पार्टी पोजीशन क्या है? देखिए, इस वक्त जो हुकूमती रवैया है वो इतना अच्छा नहीं है एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ, ठीक है ना, और इसको बाकायदा तौर पर ऑन फ्लोर अपना डॉक्टर फारूक सत्तार भाई, मुस्तफ़ा कमाल भाई इस चीज़ को कह चुके हैं, बार बार इसका इजहार कर रहे हैं कि हुकूमती रवैये को, अपने रवैये को नज़रसानी करनी हुई हुकूमत को अपने रवैये पर, कि उनका रवैया एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ कैसा है। एमक्यूएम पाकिस्तान कोई ज़ाती अपना एजेंडा लेकर नहीं आई है या किसी फ़र्द के लिए कुछ ख्वाहिशात का इजहार नहीं करती कि किसी फ़र्द को इतना नवाजा जाए, बल्कि एमक्यूएम अगर बात कर रही है तो बात करिए कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह, जहाँ एमक्यूएम के वोटर सपोर्टर, जहाँ उनके लोग जीते हैं, एमक्यूएम के मेंबर्स जीते हैं, उन लोगों ने उनको वोट दिया है, वो चाहते हैं वहाँ तामीराती तरक्याती काम हो, आगे बढ़े, ये शहर तरक्की करे, और ये शहर इसलिए तरक्की करे, शहर पाकिस्तान को बहुत कुछ दे रहा है, गवर्नमेंट को बहुत कुछ दे रहा है। हमने पीपल्स पार्टी से भी, साजिद अहमद साहब एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एक ऐसा मौका जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाने कर रही है हुकूमत, ऐसे में एमक्यूएम पाकिस्तान ये कह रही है कि हुकूमत उनके साथ कोई अच्छा बर्ताव या रवैया नहीं रखे हुए है। पाकिस्तान को गुज़श्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का सामना है। इस जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस, फितनतुल खारिज, बलोच लिबरेशन आर्मी और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ निबर्द आजमाएं। दहशतगर्दी की जंग में पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां सबके सामने हैं, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे दिफाए वतन और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें देने से भी दरेग नहीं कर रहा है। पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ लातादाद छोटे बड़े ऑपरेशन किए गए और किए जा रहे हैं। ऑपरेशंस में पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों को बहुत बड़ी कामयाबियां भी मिली हैं। इन ऑपरेशंस में दहशतगर्दों की बड़ी तादाद में जहन्नुम वासिल करना और अक्सर को गिरफ्तार किया जाना, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्दों को कानूनी सुकुम के बाइस रिलीफ मिल जाता है और पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों की मेहनत एक तरह से रायगा चली जाती है। मुल्क भर में कायम इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों में जब इन दहशतगर्दों को पेश किया जाता है तो अदम शवाहिद की बुनियाद पर इन दहशतगर्दों को छोड़ दिया जाता है, जो दोबारा अपने मरकज़ से जो है वो अटैक करते हैं, जा मिलते हैं, दोबारा अपनी जमात में शामिल हो जाते हैं और दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में एक जानिब पाक फौज इदारों को नुकसान पहुंचाते हैं तो दूसरी जानिब मासूम अवाम का खून बहाते हैं। अब देखने की ये ज़रूरत है कि इंसदादे दहशतगर्दी में ये सब कुछ क्यों होता है। ये इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट का नफाज ही इसलिए किया गया था कि अदालतों पर मुकदमात का बोझ कम किया जाए।
अदालतों ने ज़्यादा इन्वेंट्री की पॉलिसी पर अमल दरामद किया और हर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को एक वक्त में एक केस दिया गया, मगर 1999 में इस एक्ट में तरमीम के बाद काम बढ़ गया। इसकी वजह यह थी कि एक्ट में तरमीम के बाद दहशतगर्दी की तारीफ को वसी कर दिया गया और इसमें दीगर जराइम भी शामिल हो गए, जिसके बाद मुकदमात महीनों और सालों तक भी चलते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 91 इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें काम कर रही हैं, जिनमें पंजाब में 23, खैबर पख्तूनख्वा में 13, सिंध में 32, बलूचिस्तान में 9, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 10, गिलगित बल्तिस्तान में 2, जबकि इस्लामाबाद में 2 शामिल हैं। दहशतगर्दी के मुकदमात में दहशतगर्दों को सजाएं देने के हवाले से बात की जाए तो मुतल्लिका महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की तरफ से हासिल करदा अदाद-ओ-शुमार जो नेक्टा की तरफ से साल 2023 के सालाना जायजे में पेश किए गए हैं, जो दहशतगर्दी के ज़ेर इल्तवा मुकदमात की निशानदेही भी करते हैं, ये तनासुब बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा है, यानी 34%, खैबर पख्तूनख्वा में 32%, सिंध में 19%, पंजाब में 8%, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में ये 7% बनता है। बात अगर दहशतगर्दी के खिलाफ मुकदमात की जाए तो इस वक्त मुल्क भर में 605 मुकदमात ज़ेर इल्तवा है, जिनमें पंजाब में 48, सिंध में 115, खैबर पख्तूनख्वा में 195, बलूचिस्तान में 208 और गिलगित बल्तिस्तान में 39 शामिल हैं। दहशतगर्दों और दहशतगर्दी में मुलव्वस मुकदमात के हवाले से बात की जाए तो 2020 से 2023 के दौरान 217 मुकदमात में सजाएं सुनाई गई, जिनमें पंजाब में 152, सिंध में 33, खैबर पख्तूनख्वा में 14, बलूचिस्तान में 10, गिलगित बल्तिस्तान में 6, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर में 2 शामिल है। इसके मुकाबले में दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद की बड़ी तादाद का जो बरीयत का जो तनासुब है वो ज़्यादा है, जिसमें 278 दहशतगर्दों को मुख्तलिफ मुकदमात में अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी कर दिया गया है, जिसमें पंजाब में 60, सिंध में 28, खैबर पख्तूनख्वा में 26, बलूचिस्तान में 148, गिलगित बल्तिस्तान में 14, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर में 2 अफराद शामिल हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों को मुकदमात में ताख़ीर का भी सामना रहता है और मुकदमात लटक जाते हैं। जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें केसेस के बोझ तले दब जाएंगी तो बिलाशुबा दहशतगर्दों को इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मुकदमात लटक जाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दहशतगर्दों को सख्त सज़ाएँ, जैसे सज़ाए मौत है, दिलवा मुस्तनद शवाहिद दरकार होते हैं और शवाहिद ना होने की वजह से मुकदमात खारिज हो जाते हैं। मुख्तसर खुलासा ये कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुकदमात गवाहान की तादाद पर ज़्यादा इन्हिसार, शवाहिद, सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात, धमकियाँ और रुकावटों की वजह से ज़ेर इल्तवा, और ये सब हाई प्रोफाइल केसेस में बार बार बरी होने में मुआविन है, जो दहशतगर्दों और फिर दहशतगर्दी की सहूलतकारी में मुआविन साबित हो रहे हैं। ये तमाम अवामिल मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम और उनके ज़रिए मुकदमात की समाअत की अहमियत पर जोर देते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम पाकिस्तान के आइन के मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान के तहत अमल में आया और मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए दहशतगर्दी के मुकदमात की समाअत इसलिए ज़रूरी है कि अदलिया का मौजूदा निज़ाम दहशतगर्दों के खिलाफ फैसले करने में नाकाम नज़र आ रहा है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।